हेलो बच्चा लोग, स्वागत है तुम सभी का। आज हम लोग समझेंगे चार्टर्ड एक्ट 1793 और चार्टर्ड एक्ट 1813 को। तो देखो, चार्टर्ड एक्ट 1793 में हुआ ये था कि गवर्नर जनरल जो था उसको मिल चुका था वीटो पावर। कब गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला था? 1786 को। ठीक है, वीटो पावर मिलने के साथ साथ गवर्नर जनरल क्या हो गया था? गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था इंडिया में। जब तक उसके पास वीटो पावर नहीं था तो गवर्नर जनरल को कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले तो एक्सिक्यूटिव काउंसिल से जाके वो बिल पास कराना पड़ता था, फिर जाके वो कानून बनता था। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है। अगर एक्सिक्यूटिव काउंसिल किसी कानून को नकार भी देता था, गवर्नर जनरल अपना वीटो पावर यूज करके उस कानून को कैसे भी लागू करा ही देता था। ठीक है, तो ये जो इसको वीटो पावर मिला था गवर्नर जनरल को 1786 में, तो इस वीटो पावर को 1793 में क्या किया गया कि ये बोला गया कि अभी से जितने भी गवर्नर जनरल्स इंडिया में आएगा उन सबको वीटो पावर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1786 में जिस गवर्नर जनरल को मिला सिर्फ उसी को मिलेगा। अभी से जितने भी गवर्नर जनरल्स इंडिया में आएंगे, मतलब फ्यूचर गवर्नर जनरल जितना भी इंडिया में आएगा, सबको क्या मिलेगा? वीटो पावर मिलेगा। इसी के साथ में बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास में क्या था? गवर्नर, उन दो गवर्नरों को भी वीटो पावर दिया जाएगा और फ्यूचर में जितना भी गवर्नर वहां पे आएगा उन सबको भी क्या मिलेगा? उन सबको भी वीटो पावर मिलेगा। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1786 में सिर्फ वीटो दिया गया था। 1793 में ये बोला गया कि जितना भी आएगा सबको वीटो मिलेगा। आया बात समझ में? अभी से क्या होगा कि जितना भी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स आएगा सबको वीटो पावर मिलेगा। प्रोविजंस, तो पहला बात ही ये किया गया था कि एक्सटेंशन ऑफ वीटो पावर टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ द अदर प्रेसिडेंसीज। ठीक है, ये है पहला प्रोविजन। क्या है कि जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर्स आएगा सबको क्या मिलेगा? वीटो पावर मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन ये था कि जितना भी बड़ा बड़ा रैंक का ऑफिसर लोग होगा, ठीक है, यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिसर लोग होगा, उन सबका जो नियुक्ति होता है, यानी कि उन सबका जो अपॉइंटमेंट होता है, अभी से वो अपॉइंटमेंट करने का तरीका भी बदल दिया जाएगा, या प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट होने का उस प्रोसेस को भी चेंज किया जाएगा। और चेंज करके क्या कर दिया जाएगा कि जितना भी बड़ा रैंक का, मतलब हाई रैंक का ऑफिसर्स लोग होगा, उनका अगर नियुक्ति कराना है या अपॉइंट करना है उन लोगों को, तो सबसे पहले रानी या राजा से, यूनाइटेड किंगडम का, उनसे अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। आया बात समझ में? यानी कि रॉयल अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा हाई रैंकिंग ऑफिसर सबका नियुक्ति करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स क्या क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर्स होता था, कमांडर इन चीफ होता था, ये सब तो होता था। तो जितना भी हाई रैंकिंग ऑफिसर होगा, अभी से कंपनी अपने मर्जी से उन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है। उन लोगों का अपॉइंटमेंट करने के लिए सबसे पहले अप्रूवल लाना पड़ेगा। कहां से? रॉयल फैमिली से, यानी कि राजा या रानी से वो अप्रूवल लाना पड़ेगा, फिर जाके ही उनका चुनाव हो या अपॉइंटमेंट हो सकता था। आया बात समझ में? तो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट के लिए क्या मैंडेटरी कर दिया गया? रॉयल अप्रूवल। ठीक है, रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया गया। रॉयल अप्रूवल must mandatory for the appointment of high ranking officers for India। इंडिया के लिए जितना भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होना है, उन सब का अपॉइंटमेंट होने से पहले रॉयल अप्रूवल लेकर आओ, फिर अपॉइंटमेंट करो। अगर रॉयल अप्रूवल नहीं मिलता है तो अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, ये था दूसरा प्रोविजन। इन सारे प्रोविजन से शायद अब तक हम लोग को इतना समझ में आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको धीरे धीरे यूनाइटेड किंगडम का गवर्नमेंट हो या यूनाइटेड किंगडम का रॉयल फैमिली हो, वो लोग दबाना चाह रहा था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाकर एकदम कोई एक कोना में फेंक के रख देगा और अभी से इंडिया में डायरेक्टली यूनाइटेड किंगडम का गवर्नमेंट आएगा राज करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये काम सब एकदम धीरे धीरे स्मूथली किया जा रहा था। एक ही स्टेप में, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार के फेंक दिया और यूनाइटेड किंगडम का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना आर्मी लेके आ गया। ऐसा नहीं किया गया था, धीरे धीरे इसको दबाया गया था। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल और गवर्नर लोग को वीटो पावर देके पावरफुल बनाया गया। अभी क्या कर दिया गया कि हाई रैंकिंग ऑफिसर सबको ही जो अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट अभी से रॉयल फैमिली करेगा। ठीक है, या अप्रूवल अगर कर रहा है यानी कि अपॉइंटमेंट भी वही लोग करेगा। अगर अपॉइंटमेंट रॉयल फैमिली करेगा तो वो हाई रैंकिंग ऑफिसर काम किसके लिए करेगा? किसका बात सुनेगा? वो यूनाइटेड किंगडम का जो गवर्नमेंट है उसका बात सुन के काम करेगा। ठीक है, धीरे धीरे दबाया जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सेकेंड ये था।
थर्ड में क्या किया गया कि जैसे कि हम लोगों ने पीस इंडिया एक्ट, इससे पहले वाला वीडियो जो है पीस इंडिया एक्ट में ये समझा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको तोड़ दिया गया था, ठीक है, सीओडी, इसको कॉल ऑफ ड्यूटी मत समझ लेना गलती से, ठीक है, सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद पास में क्या था, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स, ये दोनों राइट्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही था कि कंपनी के लिए जो भी इकोनॉमिकल काम होगा, व्यापार रिलेटेड जो काम होगा सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेगा, और पॉलिटिकल काम जो जो होगा उन सबको भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेगा। लेकिन पीस इंडिया एक्ट लाकर क्या कर दिया गया कि ये जो पॉलिटिकल राइट्स था, ये जो पॉलिटिकल हक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस लाने का, उसी को छीन लिया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। और ये इस पॉलिटिकल काम को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ, स्थापना हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ कि अभी से सारा पॉलिटिकल काम कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सारा इकोनॉमिकल काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेगा। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी यूनाइटेड किंगडम का जो गवर्नमेंट है या रॉयल फैमिली है उन लोगों का आदमी आकर यहाँ में बैठ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या क्या होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सकेयर या एक्सचेकर और प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल का जो 4 मेंबर्स था, उन सारे 4 मेंबरों का नियुक्ति कौन करता था या अपॉइंटमेंट कौन करता था? डायरेक्टली रॉयल फैमिली उन 4 मेंबरों का अपॉइंटमेंट करता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड किंगडम का एक पार्लियामेंट का मेंबर, चांसलर ऑफ एक्सक्यूअर जो फाइनेंस का काम संभालता था। ये सब तो गवर्नमेंट का आदमी हुआ, सारा गवर्नमेंट का और रॉयल फैमिली का आदमी लोग आके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बैठ गया, और इंडिया में जितना भी पॉलिटिकल चेंजेस लाना है, पॉलिटिकल काम करना है, सबको ये लोग संभालने लगा। तो अभी क्या किया गया 1793 लाके कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा आदमी तो गवर्नमेंट का है, तो इनको काम करने के लिए जो सैलरी है, ये सैलरी भी तो गवर्नमेंट देना है। हाँ, दे रहा था 1793 तक इनको सैलरी कौन देता था? गवर्नमेंट देता था। लेकिन 1793 में एक कानून लाया गया, चार्टर्ड एक्ट 1793, और उस कानून का एक प्रोविजन ये बना दिया गया कि इनका जो सैलरी होगा, इनका सैलरी भी अभी से कौन देगा? इनका सैलरी भी अभी से कंपनी देगा। ठीक है, देखो आदमी किसका? गवर्नमेंट का। काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में। तो इंडिया में कमा कौन रहे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसलिए सैलरी भी इनको कौन देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगा। ठीक है, कंपनी क्या करेगा? कंपनी अभी से बोर्ड ऑफ मेंबर का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितना भी मेंबर है सबको सैलरी ये लोग देगा, और साथ ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए सिर्फ 6 मेंबर मिलकर कितना ही काम कर लेगा, और भी आदमी होना पड़ेगा ना काम करने वाला। तो एम्प्लॉयज भी जितना है सबको सैलरी अभी से कंपनी देगा। ठीक है, तो ये 3 था एक चार्टर्ड एक्ट 1793 का प्रोविजन। ठीक है, ये खत्म है। अभी चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गया था जो इंडिया में एक ह्यूज चेंज लाया था। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से समझना है इसे। 1813 में क्या किया गया था? 1813 में सबसे पहला काम कंपनी के लिए एक चेंज लाया गया था। ठीक है, कंपनी के लिए क्या लाया गया था? एक चेंज लाया गया था कि 1813 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पास मोनोपोली हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मोनोपोली, यानी कि इंडिया में अगर कोई कंपनी जो व्यापार कर सकेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकेगा। लेकिन 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है, उस चार्टर्ड एक्ट में इसका मोनोपोली खत्म कर दिया गया कि अभी से दूसरा कंपनी इंडिया में आके व्यापार कर सकता है। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी कुछ एक छोड़ दिया गया था कि चाय पत्ती और चाइना का साथ जो व्यापार करते हो तुम, उसे सिर्फ तुम ही करो। यानी कि चाय पत्ती और चाइना का साथ व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, उस पर कोई दूसरा कंपनी दखल अंदाजी नहीं करेगा। यानी कि इनके पास अभी भी मोनोपोली है 2 चीजों पर। किस किस पर? चाय पत्ती और चाइना के साथ व्यापार। ठीक है, और बाकी जितना भी व्यापार है, बाकी व्यापार में इसका मोनोपोली नहीं है। बाकी व्यापार अभी दूसरा कंपनी भी आके कर सकेगा। ठीक है, तो ये तो कंपनी के लिए चेंजेस लाया गया था। क्या किया गया था कि मोनोपोली ऑफ द कंपनी was ended, मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। एक्सेप्ट TN ट्रेड विथ चाइना। ठीक है,
मोनोपोली खत्म कर दिया गया था सिवाय चाय पत्ती और चाइना का साथ व्यापार, ठीक है। चाइना का साथ व्यापार करना और चाय पत्ती का व्यापार करना को छोड़ के बाकी सारा व्यापार से मोनोपोली इनसे छीन लिया गया था या खत्म कर दिया गया था, ठीक है। ये था पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या था कि दूसरा प्रोविजन में 1813 में इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था उस एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाया गया था। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1813 में ही यूनाइटेड किंगडम का जो गवर्नमेंट है उनका आंख खुला कि इंडिया में पढ़ाई लिखाई का भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि इंडियन लोग अच्छा से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, नहीं, इंडिया में इंडियंस लोग पढ़ के उनका भाषा समझ पाए, उनका कामकाज करने का तरीका समझ पाए और उनके हिसाब से उनके लिए काम कर सके। इसीलिए उन लोगों ने ये दिमाग लगाया कि इंडिया में एजुकेशन में भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 1813 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इंडिया में क्या किया, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन उससे इंडियंस को बहुत हेल्प हुआ। इंडियंस ने इंग्लिश एजुकेशन की तरफ मतलब अपना कदम बढ़ाने लगा और एक नए शिक्षा जो सिस्टम था उसके क्या हुआ, उससे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो 1813 में क्या किया गया कि ठीक है, पर ईयर 1 लाख रुपया इंडियन एजुकेशन को डेवलप करने के लिए दिया गया, ठीक है। कब से, 1813 से। ये सब पॉइंट याद रखना कि हर साल 1 लाख रुपया इंडियन एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कब से दिया गया, 1813 को। कंपनी का मोनोपोली कब खत्म किया गया, कंपनी का मोनोपोली 1813 को खत्म किया गया। लेकिन पूरा खत्म हुआ कि 1813 में, 1813 में पूरा खत्म नहीं हुआ। 1813 में चाय पत्ती और चाइना का साथ जो व्यापार था वो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, तो पूरी खत्म नहीं हुआ। यानी कि कुछ हद तक सीमित किया गया, लिमिट किया गया, ठीक है, एक लिमिट लगाया गया। तो शायद क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कब कंपनी का जो मोनोपोली था उसको उस पे एक लिमिट लगाया गया, और ऐसा भी आ सकता है कि कब कंपनी का मोनोपोली पूरी खत्म हुआ। तो वो 1813 में पूरी खत्म नहीं हुआ था, वो 1833 में खत्म हुआ था। 1833 में नया कानून आया, चार्टर्ड एक्ट 1813 का नाम से, और चाय पत्ती और चाइना का साथ व्यापार का जो मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पास, वो भी छीन लिया गया, वो भी खत्म कर दिया गया। यानी कि टोटली खत्म हुआ 33 में, और 13 में एक मतलब लिमिट लगाया गया था, ठीक है। तो पहला ये दूसरा पॉइंट, एजुकेशन पे क्या किया गया, हर साल 1 लाख रुपया दिया गया, मतलब 1 लाख रुपया दिया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था कि जो क्रिश्चियनिटी था, जो क्रिश्चियन धर्म था, उसको एडवर्टाइज करने में लगने लग गए कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने लगा, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगा, ये तो कानून बनाया कौन था, गवर्नमेंट बनाया था। तो गवर्नमेंट से ही ये कानून आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करे, ठीक है। इंडिया में क्या करे, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करे, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाओ कि क्रिश्चियन धर्म क्या है, क्रिश्चियन धर्म का खासियत क्या है, इन सब के बारे में इंडिया को बताओ, और उन लोगों से कहो कि वो लोग क्रिश्चियन धर्म ले, क्रिश्चियन धर्म को अपनाए, और अपनाने के बाद क्रिश्चियन धर्म से क्या क्या फायदा होता है उनके बारे में उनको बताओ। तो ये सब किया गया कब, 1813 को। 1813 को 1 लाख रुपया दिया गया, मोनोपोली को लिमिट किया गया, और क्रिश्चियनिटी को क्या किया गया, स्प्रेड किया गया, ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट। तो देखो, चार्टर्ड एक्ट 1793 और चार्टर्ड एक्ट 1813 का जो प्रोविजंस था वो यही सब था। आज के लिए ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो पर, जिस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853 के बारे में, ठीक है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।